Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some question answers related to the poem An Elementary School Classroom in a Slum. तो हम लोग इसमें कुछ लाइंस और लाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में जो पिछले लेक्चर में डिस्कशन हुआ था वो इस बात का हुआ था, इस क्वेश्चन का हुआ था, व्हाट इज़ ही डूइंग, कि वो जो यंग स्वीट और यंग लड़का पीछे बैठा हुआ है वो कर क्या रहा है। इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट was he thinking about, what was in his eyes, what dreams he has। तो कोई भी क्वेश्चन उस लड़के के बारे में पूछेगा तो आपका ये आंसर हम लोग इसका देख लिए थे आंसर नंबर सी में, और आंसर में जवाब दिए थे कि वो खिड़की से बाहर एक पेड़ में खेल रहे गिलहरी को देख रहा था, और इसका मतलब ये था कि वो लड़का का कोई इंटरेस्ट क्लास में नहीं था, बोरिंग क्लास था, और वो लड़का बाहर जाना चाहता था और फ्री होकर के गिलहरी के जैसा वो भी खेलना चाहता था। यही था उसके आइज़ में ड्रीम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्हीं लाइंस से। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज़ अ ट्री रूम। तो देखो यहाँ जो लाइंस था इसमें यहाँ देखो ट्री रूम वर्ड यूज़ किया है, तो इसी के बारे में पूछा कि ट्री रूम जो है ये क्या होता है, ट्री रूम से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखो क्या लिखे हैं, ट्री रूम क्या होता है। अ ट्री रूम इज अ टाइप ऑफ होल इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री। होल वर्ड का मतलब छेद, ट्रंक मतलब पेड़ का जो तना होता है, ठीक है, वो ट्रंक लिखाता है, होल मतलब छेद हो गया। अगर किसी ट्री के ट्रंक में अगर कोई छेद है, वेयर द लिटिल एनिमल्स और बर्ड्स मेक देयर होम्स, और जिस छेद में छोटे छोटे एनिमल्स, स्क्विरल जैसे एनिमल्स या कोई बर्ड्स में से कोई भी वो उस जगह पर अपना घोंसला बना लेती है, उस जगह को अपना रहने का स्थान बना लेते हैं, तो पेड़ के उस छेद को ट्री रूम बोला जाता है। पूछेगा ट्री रूम क्या था, तो ट्री रूम का मतलब है कि पेड़ में वो होल, कीवर्ड में आएगा होल, ठीक है। दूसरा कहाँ, ट्रंक ऑफ द ट्री, छेद जो होता है जो पेड़ के तने में होता है, और जहाँ पे छोटे एनिमल्स, लिटिल एनिमल्स और बर्ड्स अपना घर बनाते हैं, उस जगह को ट्री रूम बोला गया है इन लाइन्स में। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा को देखते हैं, नेक्स्ट लाइंस क्या क्या है। यहाँ पे अब 4 लाइन आ गया, ये भी इसी पोएम का पार्ट था जिसमें दीवारों को डिस्क्राइब किया गया था, क्लासरूम की दीवारों को डिस्क्राइब किया गया था। ये वो लाइंस हैं, और क्लासरूम में लगे हुए जो पिक्चर्स थे, टंगे हुए फ़ोटोज़, उसको डिस्क्राइब किया गया था। ये वो लाइन है, पढ़ के देखो। On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled and flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world। ये लाइंस को अगर पढ़ोगे और अगर तुमने कर रखा है, पहले वीडियो देख रखा है एक्सप्लेनेशन का, तो आप को सबसे पहले तो ये लाइन पढ़ करके ये डिसाइड करना होगा, ये रिकॉल करना होगा कि ये लाइंस किस पोएम से हैं। क्योंकि मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन जो ऑब्वियस क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन कि जो लाइंस दिए गए हैं वो किस पोएम से हैं और उनके पोएट कौन हैं। तो ये लाइंस दिए रहेंगे तो तुमको पहचानना पड़ेगा
इन 4 लाइंस को पढ़ करके कि ये लाइन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम नाम के पोएम का है और इसके पोएट स्टीफन स्पेंडर है। जनरली जो पहला क्वेश्चन पूछता है। अब फिर इन लाइंस में बताया गया कि दीवारों की कंडीशन क्या है, दीवारों पर क्या क्या कौन कौन से फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, ठीक है, ये बताया गया है। तो इससे रिलेटेड ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। ये अक्सर ये लाइंस दिए गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था हर बार कि नेम द पोएम एंड इट्स पोएट, कि ये लाइंस जिस पोएम के हैं उस पोएम का नाम लिखो और उसके पोएट का नाम लिखो। तो ये पहला क्वेश्चन जो ऑब्वियस मैं बोलता हूँ, नेम द नेम एंड इट्स, नेम द पोएम एंड इट्स पोएट, ये हो गया। वो तो आप लिख लीजिएगा। लिखने का तरीका भी मैंने बताया है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है पोएम का नाम, और पोएम के नाम में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के पहले अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैपिटल्स होना चाहिए। जब आप पोएट का भी नाम लिखिएगा तो उसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, और पोएट का नाम अगर 2 वर्ड में है, 3 वर्ड्स का है, 4 वर्ड्स का है, पोएट का नाम चाहे जितने भी शब्दों का है वो सारे शब्दों के पहले पहले अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैपिटल होंगे। तो ये नाम लिखने का तरीका पोएम का और पोएट का, वो आंसर आप दे दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सोर क्रीम वॉल्स। ये हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप जो क्वेश्चन था उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ भी फिर रिपीट किया कि लाइंस में ये जो सोर क्रीम वॉल, ये देखो ये वर्ड यूज हुए सोर क्रीम वॉल्स, और पूछा जा रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज इट मीन्ड बाय, कि सोर क्रीम वॉल से क्या मतलब है पोएट का, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ये पूछा गया सोर क्रीम वॉल्स का। तो इसका आंसर कैसे देंगे हम लोग। सोर क्रीम वॉल्स मीन्स डैम्प एंड फेडेड वॉल्स। की वर्ड है डैम्प एंड फेडेड वॉल्स, ठीक है। फेडेड मतलब कलर उड़ा हुआ, और डैम्प वर्ड का मतलब क्या होता है, ये डैम्प वर्ड DAMP, डैम्प वर्ड का मतलब होता है भीगा हुआ। जैसे दीवारों में पानी कहीं कहीं अंदर आ जाता है तो दीवारें जो हैं वहाँ पे देखिएगा कि उनका कलर चेंज हो जाएगा और पता चल जाता है कि यहाँ पानी जो है वो अंदर आ रहा है वॉल में, दीवार में। तो उसी को इंग्लिश में डैम्प वॉल बोलते हैं, कि ऐसा दीवार अगर है जिसमें पानी गिर रहा है, पानी का निशान है घुसने का, तो उसको डैम्प वॉल बोलते हैं। तो सोर क्रीम वॉल का मतलब पहला है डैम्प एंड फेडेड वॉल्स। कीवर्ड्स हैं डैम्प एंड फेडेड वॉल्स। इसका मीनिंग क्या है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है वॉल्स आर इन अ वेरी पुअर कंडीशन। डैम्प एंड फेडेड वॉल्स का मतलब है कि दीवारें जो हैं वो बहुत ख़राब कंडीशन में हैं ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस। और दीवारों का ख़राब कंडीशन का कारण है लैक ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की कमी। इसके वजह से दीवारें जो हैं वो डैम्प और फेडेड हो गए हैं, मतलब बहुत पुअर कंडीशन में आ गए हैं। ऑफ द क्लासरूम दैट गिव फाउल स्मेल, ये भी लिखा हुआ है कि उस डैम्पनेस के कारण दीवारें जो भीग जाती है ना, उसके भीगने के वजह से रूम में एक अलग तरह का स्मेल आ जाता है, और वो स्मेल बैड स्मेल होता है, वो स्मेल अच्छा नहीं लगता है। अक्सर आप देखिएगा कि बरसात के दिनों में जब बारिश होती है और काफ़ी दिनों तक अगर धूप न निकले, काफ़ी दिनों तक लंबे समय तक बारिश होती रही, पूरे सप्ताह धूप अगर न निकले, तो
कपड़े जो होते हैं ना हमारे क्लोथ्स, उनमें से भी हमारा बिस्तर जो होता है, हमारा तकिया जो होता है, चादर होता है, उसमें से भी डैम्पनेस के वजह से, बारिश के प्रभाव के वजह से जो डैम्पनेस आता है उसके वजह से वो भी बैड स्मेलिंग होते हैं। डैम्प का मतलब होता है कि भीग जाने के वजह से वो बैड स्मेल कर रहा है। तो डैम्प वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फेडेड वर्ड, और इसका कारण बता दिया है कि मेंटेनेंस की कमी है, और उसके बैड स्मेल के जगह देखो क्या वर्ड यूज़ किए हैं, फाउल स्मेल। तो अगर फाउल वर्ड याद रहे किसी को, FOUL, तो वो फाउल स्मेल यूज़ करना। अगर किसी को फाउल वर्ड नहीं याद रहे तो आसान तरीके से क्या वर्ड यूज़ कर देना, बैड स्मेल, कि दीवारों का स्मेल जो था वो बहुत खराब आ रहा था क्लासरूम में। तो क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज मीन्ड बाय सोर क्रीम वॉल्स। तो इसका हम लोग यहाँ जवाब देख रहे थे कि सोर क्रीम वॉल्स का ये मतलब है। इसी क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछ सकता है कि यही लाइंस यूज़ कर लेगा, ये 3-4 लाइन जो दिया है, ठीक है, और इसके बारे में पूछ देगा क्वेश्चन कि गिवन लाइंस में पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है, किस चीज़ के बारे में लिखा है इन लाइंस में पोएट ने। या पूछ देगा कि दिए गए लाइंस में पोएट ने क्लासरूम के बारे में क्या क्या बताया है। कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा उससे रिलेटेड, क्लासरूम की दीवारों से और क्लासरूम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये आंसर दे सकते हैं। जो आंसर हमारे पास है, ये वाला आंसर, सॉरी, आंसर नंबर बी, सोर क्रीम वॉल्स का मतलब है कि दीवारें जो हैं फेड और डैम्प हैं। इसका मतलब है वेरी बैड कंडीशन में हैं, और ऐसा है लैक ऑफ मेंटेनेंस के कारण। पूछ दिया क्यों ऐसा है, तो उसका भी आंसर मिल गया आपको। और उसके वजह से क्लासरूम में कैसा स्मेल है, फाउल स्मेल है। तो क्लासरूम के बारे में या दीवारों की कंडीशन के बारे में या क्लासरूम के कंडीशन के बारे में, या फिर ये वर्ड जो यूज़ किया सोर क्रीम, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा दीवारों के बारे में तो यही आंसर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा है, What donations are displayed on the walls। यहां पर लाइन जो दिया गया इसमें देखो डोनेशन वर्ड यूज हुआ है। डोनेशन, इससे क्वेश्चन अराइज किया कि दीवारों पर, क्लासरूम की दीवारों पर डोनेशन में दिए गए कौन सी चीजें डिस्प्ले की गई थी। डिस्प्ले करने का मतलब हुआ पिक्चर लगाना, टांगना। तो पूछा है कि दीवारों पर कौन सी पिक्चरें डोनेशन में जो दी गई थी, वो कौन सी पिक्चरें दीवारों पर लगाई गई थी। अब इसी क्वेश्चन को डोनेशन वर्ड हटा देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि क्लासरूम में जो पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से आए हैं। या पूछेगा कि क्लासरूम के पिक्चर्स के बारे में, दीवारों पर लगे हुए पिक्चर्स के बारे में पोएट क्या बताए हैं, वो कहाँ से आए हैं। ऐसा कोई भी सवाल पूछेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो जो पिक्चर्स लगे हैं क्लासरूम की दीवारों पर, वो पिक्चर्स डोनेशन में आए हैं। अगर पूछ दिया कि किसने डोनेट किया है, अगर पूछ दिया कि किसने डोनेट किया, तब आप लिखिएगा रिच सिटी पीपल, जो अमीर लोग हैं, शहर के रहने वाले जो अमीर लोग हैं, वो लोग डोनेशन दिए हैं। और डोनेशन में क्या दिए हैं,
पिक्चर्स दिए हैं, कुछ कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं जो क्लासरूम की दीवारों पर लगी हुई हैं। तो उससे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डोनेशंस आर डिस्प्लेड, क्या क्या लगा हुआ था डोनेशन में दिया गया, कौन कौन सा पिक्चर। तो उसमें तो आपको एक एक करके सारा पिक्चर्स के बारे में बताना होगा कि कौन कौन सा पिक्चर्स है। देखो आंसर में लिखा है देयर आर मेनी थिंग्स डोनेटेड बाय पीपल आर डिस्प्लेड ऑन द वॉल्स। पहले तो बताया कि लोगों के द्वारा दिए गए, रिच सिटी पीपल के द्वारा दिए गए बहुत सारी चीज़ें, मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें क्लासरूम की दीवारों पर डिस्प्ले की गई थी, मतलब लगाई हुई थी। दे इंक्लूड पिक्चर्स, उनमें से क्या क्या पिक्चर्स थे वो एक एक करके यहाँ है। पहला देखो, अ बिग साइज वर्ल्ड मैप, ये हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में भी देखा था कि एक बहुत बड़े साइज का वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है। दूसरा पिक्चर है शेक्सपियर का पोर्ट्रेट लगाया हुआ है, शेक्सपियर्स हेड लिखा हुआ है पोयम में, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि शेक्सपियर का मुंडी लगा हुआ है वहाँ, शेक्सपियर्स पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट नहीं लिख पाओगे तो शेक्सपियर का पिक्चर लगा हुआ है। वर्ल्ड मैप है, ठीक है, बड़ा सा, बहुत बड़े साइज का। उसके बाद शेक्सपियर का पोर्ट्रेट लगा हुआ है, मतलब पिक्चर लगा हुआ है। उसके बाद पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल टाइरोलीज वैली, उसके बाद एक खूबसूरत घाटी का पिक्चर लगा हुआ है और उस घाटी का नाम है टाइरोलीज घाटी। टाइरोलीज इज द नेम। ये घाटी का एक ब्यूटीफुल पिक्चर लगा हुआ है, और ब्यूटीफुल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि तुमको लाइंस दिखाएं हम, तो यहाँ लिखा गया है बेल्ड एंड फ्लावरी टाइरोलीज वैली। अगर आपसे पूछ दिया कि टाइरोलीज वैली के ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पोएट ने कौन से वर्ड्स यूज किए हैं, टाइरोलीज वैली को पूछेगा कौन सा वैली के बारे में बताए थे, पिक्चर जो लगा हुआ था, और वो कौन सा वैली था, और वो वैली कैसा वैली था, और उस वैली के ब्यूटीफुल होने के लिए पोएट ने कौन से वर्ड्स यूज़ किए थे पोयम में। तो ये दो वर्ड आपको आंसर में लिखना होगा, बेल्ड एंड फ्लावरी। आसान है, बेल होता है घंटी, तो बेल से बेल्ड हो गया, और फ्लावर्स फूल, उससे फ्लावरी हो गया। तो ये दोनों वर्ड्स बताते हैं कि वो टाइरोलीज वैली जो थी वो बहुत खूबसूरत वैली थी, इसीलिए यहाँ लिखा गया कि ब्यूटीफुल टाइरोलीज वैली का पिक्चर लगा हुआ था। उसके बाद एक लगा हुआ था पिक्चर, अ पिक्चर शोइंग एडवांस्ड एंड डेवलप्ड सिटी विथ बिग बिल्डिंग्स विथ डोम्स। एक पिक्चर ऐसा भी लगाया गया था जिसमें एक बहुत बड़े शहर का फोटो था। वो पिक्चर ऑफ अ सिटी, कैसा शहर था, एडवांस्ड एंड डेवलप्ड, एडवांस्ड और डेवलप्ड शहर का पिक्चर था। और एडवांस्ड और डेवलप्ड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो पिक्चर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाए गए थे विथ डोम्स, मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर गुंबद बने हुए थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाए गए थे, और इसीलिए उसको बोला है कि एडवांस्ड एंड डेवलप्ड सिटी का पिक्चर था। तो ये सारी चीज़ें डोनेशन में दी गई चीज़ें लगाई गई थी क्लासरूम के दीवारों पर। तो ये पिक्चर्स तो तुमको 1 2 3 4 ऐसे करके याद करना पड़ेगा ना। 1 वर्ल्ड मैप, 2 शेक्सपियर, 3 वैली, ठीक है, 4 जो है वो है एडवांस्ड एंड डेवलप्ड सिटी। ऐसे करके कीवर्ड्स याद कर लीजिए, उसके बाद अपना सेंटेंस बना करके और आप उसको आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सी था। क्वेश्चन डी, वाई डज द पोएट कॉल्ड द मैप ओपन हैंडेड
पोयम में पोएट ने देखो लिखा है ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप, ये लाइन यूज़ किया है। तो क्वेश्चन पूछा कि ओपन हैंडेड क्यों कहा है, पोएट ने उस मैप को, वर्ल्ड मैप को ओपन हैंडेड क्यों कहा है। ये आसान आंसर है। द मैप हैज़ बीन कॉल्ड ओपन हैंडेड बिकॉज all the places of the world are shown in it and it is quite big in size. Open handed map कहने का मतलब पहला तो है big in size, very big in size, और उसी में ऐड कर दिया है कि all the places of the world are shown in it, और इतना बड़ा था वो मैप कि पूरी दुनिया में जितने प्लेसेस हैं वो सारे प्लेसेस उस मैप में दिखाए गए थे। तो वो बड़ा मैप था इसीलिए, जिसमें सारे प्लेसेस नज़र आ रहे थे, जैसे सभी कॉन्टिनेंट्स नज़र आ रहे थे। जो लिखा है कि प्लेसेस ऑफ द, ऑल द प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स वो दिखाई दे रहे होंगे। फिर उन कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज़ बटे हुए हैं वो भी दिखाई दे रहे थे उस वर्ल्ड मैप में, ठीक है। उसके बाद जो ओशियंस हैं, ओशियंस जितने हैं, सीज एंड ओशियंस, वो भी वर्ल्ड मैप में दिखाया जा रहा था। मतलब नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक का each and every place was present, shown in that world map। और ऐसा तभी हो सकता है जब मैप का साइज बहुत बड़ा रहे। तो ओपन हैंडेड मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि ओपन हैंडेड मैप क्यों बोला गया, उसके साइज़ के वजह से, बिग साइज़ के वजह से। और बिग साइज़ के वजह से अगर बोला है तो फिर डिस्क्राइब कर देना है, क्योंकि उसमें ऑल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड्स आर शोन। अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लाइक ऑल द कॉन्टिनेंट्स, लाइक ऑल द कंट्रीज़, लाइक ऑल द सीज एंड ओशियंस, all these are shown in that big size map. That is why the map has been termed as open handed map. तो ये था इस पैराग्राफ का चौथा क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट जो स्टैंजा है इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।